हेलो एवरीवन। तो हम लोग कवर कर रहे थे पीटी 365 एंड आज ये हम लोग का टॉपिक रहेगा विज़न का। ये बायोडाइवर्सिटी इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो इसमें हम लोग आज बायोडाइवर्सिटी कवर करेंगे और आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारे कन्वेंशन देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्पेसीज देखने को मिलते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है। अलग अलग साइट, इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये सारे चीज़ को हम लोग को यहाँ से कवर हो जाएगा। सो बिना किसी देरी का हम लोग इसमें कवर करते हैं एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें। और बाकी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो भी इसके प्रीवियस टॉपिक हैं उसको ऑलरेडी कवर कर दिया गया है, ठीक है। सो चलते हैं अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे। आप ये देख पा रहे होंगे अभी फर्स्ट है, अपडेटेड सीरीज आएगा तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड ये हम लोग का टॉपिक हो जाता है बायोडाइवर्सिटी का। और इसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशन, ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव, ठीक है। तो पहला हो जाता है GBFF, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो इसमें क्या, ये क्यों न्यूज़ में रहा, तो इसको लेकर के हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सेवेंथ असेंबली में ये रेटिफाई किया गया और लॉन्च किया गया, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का जो एक सेवेंथ असेंबली हो रहा था उसमें ऐसा किया गया। तो GBFF बेसिकली है क्या, इस पर हम लोग देख लेते हैं और इसका पर्पस क्या है। तो ये जो क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क होता है, तो उसको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है GBFF के द्वारा, ठीक है। तो बस इसका यही है कि फाइनेंस प्रोवाइड करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में जो भी ऐसे प्रोविजंस हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं गवर्नेंस सिस्टम क्या है, इसमें कितने मेंबर हैं। तो 16 मेंबर देखने को मिलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज से, एंड 14 देखने को मिलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज से, एंड 2 मेंबर देखने को मिलते हैं सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप और साथ ही साथ फॉर्मर सोवियत यूनियन से। तो इतने सारे मेंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो डिसीजन मेकिंग है ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये डिसीजन जो होता है इसमें ये कंसेंसस से बेसिकली लिया जाता है, क्योंकि इतने सारे मेंबर हैं तो इनके बीच में कंसेंसस होना एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक जो है इसको सर्व करती है। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन हो सकता है कि IMF दे दे, तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का बात करते हैं कि ये जो है, तो इट विल बी सिमिलर टू कैपेसिटी बिल्डिंग जो इनिशिएटिव है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट फंड। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके सिमिलर होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ फंड एलोकेशन पे, ठीक है, कि कैसे इसमें फंड एलोकेट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिजिनस लेड कोई भी इनिशिएटिव है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्टेप लेती है कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को, इन्वायरमेंट को, तो उस केसेस में 20% इंडिजिनस फंड रहेगा। एंड ऐसा इसमें एक तरह से प्रोविजंस है। नेक्स्ट है कि प्रायोरिटी जो है ये सपोर्ट किया जाएगा फॉर स्मॉल, सबसे पहले मतलब इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट पे और LDCs पे, ठीक है। तो फंड सोर्सेज क्या है, ठीक है। फंड सोर्सेज हैं जैसे गवर्नमेंट्स हो गए, फिलेंथ्रोपी हो गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। तो इस तरह से इसके मदद के लिए आएंगे ऐसे इंस्टीट्यूशन फंडिंग के लिए। आगे देख लेते हैं हम लोग KMGBF, ठीक है, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट से। तो ये सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था 2022 में, ठीक है। एंड ये कब किया गया था, तो COP18 में किया गया था, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। ये COP15, तो COP15 जो था इसमें इसको अडॉप्ट किया गया था KMGBF को, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये रिप्लेस करता है ऐसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट को जो कि 2020 में है। ये जो टारगेट था इसको ये ख़त्म कर दिया गया और उसके बदले में मतलब उसको रिप्लेस करके ये KMGBF जो हम लोग देखे, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वो लाया गया। और ये सबसे बड़ी बात जानने का ये है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है और ये 4 गोल को सेटअप करता है, ठीक है। ये 2050 तक एंड 23 गोल जो है ये 2030 तक इसको अचीव करना है, ऐसा टारगेट रखा गया है इसमें, ठीक है। तो बस यही है कि UN कन्वेंशन में जो है कि COP15 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। और ये IC बायोडाइवर्सिटी टारगेट को रिप्लेस करता है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो बस इतना हम लोग को इसमें इंपॉर्टेंट जानना था, ठीक है। और ये है कि ये जो फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इसमें फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है GBFF काउंसिल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोल्स एंड टारगेट क्या है इसके, ठीक है, KMGBF का, ठीक है।
तो इसमें है कि ओवर अर्चिंग गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2050 फोकस ऑन, ठीक है। तो ये टारगेट बेसिकली रखा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो टारगेट रखे गए हैं 2050 तक और एक 2030 तक। तो 2050 में अभी हम लोगों ने देखा कि 4 गोल को अचीव करना है, 2030 तक 23 गोल को। तो बेसिकली इसको यहीं पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे कि ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीसीज एक्सटेंशन पे फोकस करना है, ठीक है। साथ ही साथ इक्विटेबल शेयरिंग को करना है इसमें, ताकि एक बेसिकली बेनिफिट हो सके, और जो भी बेनिफिट होगा उसको इक्विटेबल शेयरिंग करना है, इसमें ये रखा गया है। सस्टेनेबल यूज़ करना है बायोडाइवर्सिटी का, और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप जो है ये देखा जा रहा है 700 बिलियन डॉलर पर ईयर का। तो उसको भी क्लोज करना है, बेसिकली फुलफिल करना है, क्योंकि जो गैप है जब तक से पूरा नहीं किया जाएगा, उसको फिल नहीं किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी टारगेट को अचीव करने में। नेक्स्ट है जो हम लोगों ने देखा कि 23 टारगेट है 2030 तक अचीव करने के लिए, उसमें की टारगेट क्या रखे गए हैं। तो 30% ऑफ लैंड जो है, लैंड हो गया या और इनलैंड वाटर हो गया, मैरिन हो गया, ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम है, उनको प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। तो ये पूछा जा सकता है ऐसे, मतलब 2030 2050 दे करके इसमें मिसगाइड किया जा सकता है। तो ये जो सबसे पहले जो 23 टारगेट में आ जाएंगे, ये 30% जो है लैंड हो गया, इनलैंड वाटर, मैरिन एंड कोस्टल इकोसिस्टम को ये प्रोटेक्ट करने का टारगेट रखा गया है 2030 तक। रिड्यूस करना है रेयर जो भी ऐसे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होते हैं उसको 2050 तक। तो ये चीज़ रखना है कि इन एनियल एलियन इन्वेसिव स्पीसीज जो होते हैं उसको 2050 तक रिड्यूस करना है। यहाँ पे भी अगर इंडिया में बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ग्रास होते हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रीज जो हैं जो कि एलियन स्पीसीज के तौर पे वैसे देखने को मिलता है, जो कि इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं और वाटर लेवल को है वो डाउन करता है, ठीक है। कटिंग का बात करते हैं, कटिंग ग्लोबल फूड वेस्ट बाई हाफ, ठीक है। तो ज़रूरी है क्योंकि फूड वेस्टेज जो है उसके कारण से फूड इनसिक्योरिटी हो जाता है, तो इसको भी एक टारगेट रखा गया है। और रिड्यूस करना है लॉस ऑफ एरिया ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपोर्टेंस, ठीक है, टू ज़ीरो, मतलब इसको समझिए बहुत जीरो तक कर देना है, ठीक है। जो भी ऐसे हाई बायोडाइवर्सिटी इंपोर्टेंस है उसको लॉस होने से बचाना है, बेसिकली ये इसमें टारगेट रखा गया है। और साथ ही साथ रिड्यूस करना है 500 बिलियन, ठीक है, एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को। तो ये भी इसमें रखा गया है। जैसे कभी कभी होता है कि मतलब गवर्नमेंट जो होती है कुछ ज़्यादा ही सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि इसका मिसमैनेजमेंट हो जाता है, मिस यूज होने लगता है, और जो कि इन्वायरमेंट पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करने लगते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा कम करने का इसमें एक टारगेट रखा गया है। मोबिलाइज करना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि ताकि ये जो है बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप जो देखने को मिल रहा है 200 बिलियन इन ए ईयर, उसको रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि जो गैप है उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करना नेसेसरी है, तभी तो ये स्टॉप होगा। तो ये चीज़ इसमें टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये क्या है, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल ये अप्रूव किया गया, और बेसिकली ये इसने 1.4 बिलियन डिसबर्समेंट अप्रूव किए, जो कि क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन क्राइसिस को टैकल करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया है 1.4 बिलियन का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं हम लोग, जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि GF जो है इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ है, ठीक है, इनिशिएशन कहाँ से हुआ है। तो इस्टेब्लिश किया गया 1991 में, और आपको पता है कि 1991 में ही अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी जो कि यहाँ पे एक बेसिकली इस पे फोकस किया गया था इंडिया में, तो इसका भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि जो इस्टेब्लिश किया गया 1991 में, और ये मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट फंड के जैसा इसको इसमें अडॉप्ट किया गया था, जो कि अचीव करना है ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट को। तो इस कारण से इस पर्पस को लेकर के इसमें इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में GEF को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना, जैसे ग्रांट फंड को, तो नाम से ये सब पता चलता है, तो ग्रांट फंड प्रोवाइड करना वैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि ये जो 4 फोकल एरिया हैं उस पर ये फुलफिल किया जा सके। जैसे कि इसमें 4 फोकल एरिया क्या क्या है, तो क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, इंटरनेशनल वाटर है, और ओजोन डिप्लीशन है। और इस कारण से, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ज़्यादा इशू देखने को मिलता है, वैसे तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी, ताकि उनके पास फंडिंग कम रहता है, इसके कारण उनको ये फंड प्रोवाइड करके इस सारे चीज़ों को टैकल किया जा सके। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज
क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें वर्ल्ड बैंक देखने को मिलता है और साथ ही साथ यूएनडीपी और यूएनईपी, तो ये सारे ये तीनों इसमें इन्वॉल्व हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। नेक्स्ट है कि इसमें मेंबरशिप का बात करते हैं तो 186 मेंबर देखने को मिलता है और इसमें इंडिया भी एक पार्ट है। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है कि इंडिया इसमें मेंबर है जीईएफ में। अदर की इन्फॉर्मेशन के हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है, अगर हम लोग बात करते हैं LDCF, ठीक है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, और ये है SCCF, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, तो ये ऑपरेट कर दी है, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ IDB जो है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये मई 2022 में, और कॉमरेड्स करती है, बेसिकली अडॉप्ट करते हैं टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन को। तो ये चीज़ यहाँ पे ये मनाया जाता है IDB मई 2022 को, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोग ध्यान रख सकते हैं ऐसे वन लाइनर के लिए कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि जैसे फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है ये 5 कन्वेंशन पे ये कैसे सर्व होता है। तो फर्स्ट है जिसमें कि CBD देखने को मिलता है, कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है UNFCCC, फिर पोप है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, एंड UNCCD जो है UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। एंड ऑल दो ये बताया जा रहा है कि नॉट लिंक्ड फॉर्मली टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि सब अलग अलग है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही लिंक हो, बट इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इनको सपोर्ट के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है अलग अलग कंट्रीज़ में, तो इकोनॉमीज में जो भी ट्रांजिशन आ रहे हैं उसके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग स्टेज पे करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें कोई ये नेसेसरी नहीं है कि ये सारा का सारा जेनेसिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही देखने को मिले, तो ये भी इसमें थोड़ा सा स्टेप है, इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ कौन कौन सा किया जाता है GEF के द्वारा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कि ICI, ठीक है, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, तो इसमें क्या है इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो ये रिलीज करते हैं कंजर्वेशन इंटरनेशनल के साथ, ठीक है। और इसमें की हाईलाइटेड ये देखने को मिलता है कि इंडिजिनस पीपल जो हैं ये 40% टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरिया और 37% इकोलॉजिकल इंटैक्ट लैंडस्केप यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। और लेस देन 1% का बात करते हैं क्लाइमेट चेंजेस मिटिगेशन और एडेप्टेशन फंडिंग, जो कि डायरेक्टली जो डायरेक्ट करता है IPLC को, मतलब इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ को डायरेक्ट करते हैं लेस देन 1% क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन फंडिंग। अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो यहाँ पे इंडिजिनस पीपल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने में, या फिर अगर हम बोल सकते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा एक तरह से और ज़्यादा बढ़ाने में। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि इंडिजिनस पीपल का जो रोल है ये इस तरह से हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं ICI के बारे में, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंडिजिनस पीपल का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में। तो 40% टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरिया और 37% इकोलॉजिकल इंटैक्ट लैंडस्केप इनके पास देखने को मिलता है। और उसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें ICI के बारे में। तो ये चीज़ है जो कि ICI जो है इंडोर्स किया जाता है GEF, और ये किया गया 2022 में, ठीक है। तो इस समय लाया गया GEF 2022 में ICI को, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें एम क्या है इसका, बेसिकली ये चीज़। तो एम इसका है कि ILPC जो भी हम लोगों ने देखा, तो इसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि जो अगर हम लोग बात करते हैं लैंडस्केप और साथ ही साथ सीस्केप और टेरेस्ट्रियल विथ हाई बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे ऐसे बायोडाइवर्सिटी और सेंसिटिव एरियाज देखने को मिलते हैं, इरिप्रेसिबल इकोसिस्टम, जो कि अगर एक बार इंसिडेंट होने का पोजीशन पे है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल टैकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे चीज़ को सिक्योर करना, इन्हांस करना, ये इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके लिए ये सपोर्ट करेगी बेसिकली ILPC को, तब जाकर के ये सारे चीज़ जो हम लोग देखें अभी इसको कवर किया जा सके इसमें। तो अच्छा खासा इस पे स्टेप हम लोग को देखने को ये मिल जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोकल एक्शन जो है, जो कि डिलीवर करती है ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए, साथ ही साथ ग्लोबल IPCL कैपेसिटी बिल्डिंग। और नेक्स्ट है कि IPLC
लीडरशिप जो कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी में देखने को मिलता है, इसको प्रोवाइड करना। और नेक्स्ट जो है इंक्लूसिव कंजर्वेशन नॉलेज टू एक्शन। तो ये सारे चीज़, ये 4 कंपोनेंट इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो आईपीएलसी कैपेसिटी बिल्डिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल आईपीएलसी कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें प्रोवाइड करना, एंड ये सारे चीज़ यहाँ पे कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन। आपको पता है कि ये जो डॉल्फिन है, मतलब कितने बार भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी तरह से 2-3 बार तो ऑलमोस्ट पूछे ही गए हैं इस स्पेसिस, या फिर अगर इसके कंजर्वेशन को बात करें तो इसको लेकर के। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जैसे 11 कंट्रीज जो हैं इन्होंने साइन किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन, जो कि बाय 2030 यहाँ तक प्रोटेक्ट करना। और ये कहाँ पे साइन किया गया? बोगोटा कोलंबिया में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन बाय 2030 ये साइन किया गया है 11 कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है कि इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इस डिक्लेरेशन के बारे में। तो एडप्ट करती है, ठीक है, और एडप्ट किया गया है रिवर डॉल्फिन रेंज स्टेट के द्वारा। और ये जो है बेसिकली उन स्टेट के द्वारा ये एडप्ट किया गया है जहाँ पे ये जो डॉल्फिन है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनके एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में बात करते हैं, बोलीविया में बात कर लें, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। तो ये सारे जो रिवर, जिस रिवर में डॉल्फिन फाइंड किए जाते हैं उस रेंज में, तो सारे जो कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने मिल करके ये साइन किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंडिया तो नंबर पे रहेगा ही। इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जानने का बात यह है कि जो भी अभी हम लोग को एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इन सारे की रिवर में जो भी जैसे ये डॉल्फिन मिलते हैं, डॉल्फिन के ऐसे स्पेसीज पाए जाते हैं, तो उनके जो डिक्लाइन हो रहा है उन स्पेसीज का, वहाँ पे कम करना, उस डिक्लाइन को रोकना और साथ ही साथ उनकी नंबर को बढ़ाना, ये मेन इसमें उद्देश्य देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो भी अभी ऐसे बच गए हैं रिवर डॉल्फिन के स्पेसीज, उसके बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए फंडिंग मेजर्स को प्रोवाइड करना इसमें, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसका भी एक मेन उद्देश्य देखने को मिलता है जो भी डिक्लेरेशन साइन हुआ है। नेक्स्ट है कि ये जो हेल्थ ऑफ रिवर जो है उनको भी इन्हांस करना, ताकि ये जो अगर रिवर का हेल्थ ठीक होगा तो ये जो स्पेसीज हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसका ये उद्देश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोग रिवर डॉल्फिन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिवर डॉल्फिन जो है ये टॉप प्रीडेटर्स के तौर पे इसको देखा जाता है, जैसे कि, और ये जो है वर्ल्ड के बड़े बड़े नदी रिवर सिस्टम में ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बेसिकली इसका एक और चीज़ हम लोग को जानने का बात ये है कि अगर जिस रिवर में डॉल्फिन पाए जाते हैं तो वो शो करता है कि ये जो रिवर का हेल्थ है वो ठीक है, मतलब जो रिवर का कंडीशन है वो ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं है या फिर पोल्यूटेड नहीं है जिस रिवर में देखने को मिलते हैं ये डॉल्फिन। तो इस कारण से ये बेसिकली इंडिकेटर का काम करता है डॉल्फिन रिवर्स के हेल्थ को लेकर के। तो ये भी सही है। और अब हम लोग देख लेते हैं सर्वाइविंग स्पेसिस फॉर रिवर डॉल्फिन। तो ये क्या क्या है, इसमें क्या है, क्योंकि अलग अलग देश में, अलग अलग नदी में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं स्पेसीज इस डॉल्फिन का। तो इस कारण से हम लोग को इसके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। अमेजन का बात करते हैं। अमेजन में तो यहाँ पे पिंक रिवर डॉल्फिन देखने को मिलता है जिसको कि बोटो भी बोलते हैं, ठीक है। और इस कारण से ये अमेजन डॉल्फिन जो है इसको पिंक रिवर डॉल्फिन और बोटो भी बोलते हैं। तो इस तरह से, और ये जो है जो कि केवल और केवल फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है और फ्रेश वाटर में ही जिंदा रहता है ये। और आईयूसीएन स्टेटस इसका बात करते हैं तो ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीसीज जो डॉल्फिन का है, ये गंगा में जो देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि गंगा डॉल्फिन जो है, गंगस डॉल्फिन, ये इसको नाम सूसू नाम से जाना जाता है, ये पूछा भी गया है। तो इसको, ये जो है इंडिया का बात करते हैं तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, एंड ये पाया जाता है बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश में देखने को मिलता है। इसका अगर हम लोग आयुषीन का बात करते हैं तो इंडेंजर्ड है। एंड थ्रेट क्या क्या है इसको, इससे जो कि इसके डिक्लाइन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो देख लेते हैं। तो जो डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बैरेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उससे वाटर रुक जा रहा है, और भी उससे बहुत सारे थ्रेट इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं जो कि इन स्पेसीज पे एक डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। पोचिंग हो गया, फिशिंग हो गया, साथ ही साथ सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो हो गए जो कि एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट का काम कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस। इंडस जो कि भूलन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इंडस डॉल्फिन है उसको भूलन बोलते हैं। ये पाया जाता है आपको पाकिस्तान रिवर व्यास में, ठीक है। और जो कि इंडस रिवर का बेसिकली ट्रिब्यूटरीज है, पंजाब में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं इंडस डॉल्फिन।
ये इसका भी जो है इंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस, मतलब सारा का सारा जो है IUCN स्टेटस देखें जितने भी हैं वो इंडेंजर्ड ही देखने को मिलते हैं। और एक है टुक्सी, ठीक है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग वेल, तो ये टुक्सी देखने को मिलता है। टुक्सी ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये स्पीसीज जो है जो कि पाया जाता है अमेजन रिवर सिस्टम में, जो कि ब्राज़ील में है, कोलंबिया और इक्वाडोर और साथ ही साथ पेरू में देखने को मिल जाता है। तो ये भी इसका इंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस। नेक्स्ट है इरावदी, ठीक है, ये पूछा गया है इरावदी, जो कि पाया जाता है कोस्टल एरिया में, ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। और यहाँ पे ये है कि जैसे ये 3 रिवर में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इरावदी म्यांमार में जो देखने को मिलता है, ठीक है, एरा, ठीक। और नेक्स्ट है महाकम इंडोनेशिया बोर्नियो में एंड मेकोंग। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है इरावदी डॉल्फिन। अयरवाड़ी नाम अच्छा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये इसका भी स्टेटस जो है ये इंडेंजर्ड है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये जो कंजर्वेशन के लिए एक ट्रीटी साइन हुआ, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ डॉल्फिन को लेकर के, तो वो अच्छे से हम लोग समझे। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स, ठीक है। तो ये PPVFR ये क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं हाल ही में, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है ये अपील जो किया गया था पेप्सिको के द्वारा, पेप्सिको इंडिया का जो होल्डिंग PIH है, मतलब आपको ये अच्छा खासा कंपनी है जो कि एक चिप्स बनाने का भी काम करती है। तो ये जो साइन किया गया था, एक अपील फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ठीक है। और ये ऑर्डर था बेसिकली 2021 का, जो कि PIH रजिस्ट्रेशन जो है अभी जो मैंने बताया पोटैटो वैरायटी है FL247, इसको लेकर के था। क्योंकि इसमें एक इशू था कि जो बेसिकली ये जो पेप्सिको जो प्रोवाइड किया था इसका इंडिजिनस एक तरह से बोल सकते हैं इस बीज का, पोटैटो का, तो उसमें जो वहाँ के लोग थे उसको एक तरह से जो बेसिकली एक एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो जाने के बाद, उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद वो खुद से उगाने लगे थे, ठीक है। और उसको खुद से उगाना, तो वो समझा कि नहीं ये मेरे अगेंस्ट है जो पेप्सिको, और उसके कारण से ये बेसिकली केस फाइल कर दिया था इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के कि ये तो अगेंस्ट है, मतलब एक पेटेंट के, जैसा कि पेटेंट की अगर बात करते हैं तो उसके अगेंस्ट है। तो इस कारण से इन पे केस कर दिया गया इन फार्मर पे। तो इस चीज़ से ये हाईलाइटेड हो जाता है, बहुत पहले से ये बेसिकली चलते आ रहा है न्यूज़ में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें बैकग्राउंड का इशू क्या है। तो ये सबसे पहले हम लोग जानना है कि FL2027 जो वैरायटी है ये किसका है। तो ये पोटैटो का वैरायटी है जो कि कमर्शियल नाम है FC5, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था पेप्सी के द्वारा ये 2009 में ही, आप समझ सकते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी जो बता रहा था एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ये फार्मिंग एग्रीमेंट है। और वही है मैंने तो इसका कहानी बता ही दी आपको कि एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद ये अपने से खुद से उगाने लगे, तो ये इन्होंने कहा कि नहीं ये अगेंस्ट में जा रहा है। तो देखते हैं आगे। इट वाज रजिस्टर्ड अंडर, ये किसके अंदर रजिस्टर किया गया था, तो PPV&FR एक्ट 2016, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मिंग राइट्स एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर किया गया था। और इन 2019 अगर हम इसमें बात करते हैं तो पेप्सिको जो था कुछ फार्मर जो कि गुजरात और गुजरात में जो इलीगल ग्रोइंग कर रहे थे इस पोटैटो का, ठीक है। तो इसको लेकर के इन्होंने अभी जो मैंने बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है इस एक्ट के अंदर उसको वायलेट कर रहा था, तो इसके लेकर के इन्होंने फाइल किया था। तो मैं तो कहानी बता ही दिया। नेक्स्ट है कि इन 2021, ठीक है, तो 2021 में अगर हम लोग बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FL247 वो प्रोवोक करती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं उस ग्राउंड के बेसिस पे, क्योंकि इसमें बेसिकली इनका जो ये बेसिक इसके पीछे का मुद्दा था, तो ये जो पेप्सिको वाले थे वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जो ये किसानों के राइट को वायलेट कर रहे हैं उसको लेकर के बेसिकली इस पे जो कोर्ट थी दिल्ली हाई कोर्ट ने वो एक्शन ली। और ऐसा बोला गया कि जो पेप्सिको है इनके राइट्स के अगेंस्ट है, उसके राइट्स को एक तरह से इरेडिकेट कर रही है और प्लस में एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर किया, इसके कारण से इस पर एक्शन लिया गया था। तो ये सारे इसके पीछे का बैकग्राउंड था, ये इशू था। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट्स, जो ये एक्ट है इसके बारे में, इसमें क्या क्या प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। तो ये लाया गया 2001 में और ये आर्टिकल 27 क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है, सब क्लॉज B। तो ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, और ये एग्रीमेंट उस पे है जो ट्रेड रिलेटेड जो भी ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के
बेसिस पे हैं, उसके लिए ये लाया गया था और उसके अंदर ये इंक्लूड होता है। ये आगे हम लोग देख लेते हैं कि कंफर्म करती है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट, ये जो यूपीओवी है 1978 का, उसके तर्ज पे देखने को ये हम लोग को मिल जाता है। और वर्ल्ड्स का अगर हम लोग बात करते हैं, आईपीआर लेजिस्लेशन केवल एक है तो जो कि ग्रांट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और केवल प्लांट ब्रीडर्स के लिए ही नहीं बट आल्सो फॉर द फार्मर्स। तो ये चीज़ देखने को मिलता है वर्ल्ड्स ओनली आईपीआर लेजिस्लेशन में। तो ये चीज़ है कि केवल प्लांट ब्रीडर्स को ही नहीं बट फार्मर पे भी ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट है कि जैसा कि हम लोग बात करते हैं यूपीओबी का, वैसा ही नहीं बट फैसिलिटीज़ जो है और प्रोटेक्शन, ठीक है, जो दोनों इसमें जो कि केवल न्यू और इवन एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ हैं वो उस पर नहीं बट अल्सो फॉर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे उस पे भी ये अप्लाई होता है। ये नहीं कि केवल अभी जो नया नया बना है उस पे नहीं बट जो ऑलरेडी पहले से भी थे उस पे भी अप्लाई होता है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो ये जो है ये बेसिकली इसमें फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ एक मिनट फैन चेंज कर लेते हैं। तो इसमें है फार्मर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो भी ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं प्लांट से रिलेटेड उस पर भी फोकस करती है। ये चीज़ इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और इसका पीरियड क्या है प्रोटेक्शन का, तो ट्रीज और वाइन्स का बात करते हैं तो 18 ईयर्स, क्रॉप्स के लिए 15 ईयर्स एंड एक्सटेंट वैराइटीज़ के लिए ये भी 15 ईयर्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसका प्रोटेक्शन इसके इतने साल तक इसको करना है इसके पीरियड के बीच में। इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटीज़ कौन कौन हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके लिए, तो अगर हम लोग बात करते हैं PPV&FR अथॉरिटी, तो ये इस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें अथॉरिटी ये इन्वॉल्व है। इसका फंक्शन क्या है, तो अभी हम लोगों ने फंक्शन और भी देखा बट इसमें मेन इसका जो फंक्शन इस इंस्टीट्यूशन का देखने को मिलता है, तो ये वैसे न्यू प्लांट वेराइटीज़ को रजिस्टर करना, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ एक फैसिलिटिंग प्रोवाइड करना, वैसे डेवलप्ड और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू वैराइटीज़। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन पे तो फोकस करना ही है, साथ ही साथ जो नए स्पेसीज आ रहे हैं या हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। PVPAT ये क्या है, तो प्लांट वैराइटीज प्रोटेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है इंस्टीट्यूशन में, ये देखने को मिल जाता है। तो ये जो है इसमें ये एक मिनट ये डिस्पोज करते हैं वैसे अपील जो कि 1 ईयर के अंदर है, ठीक है। तो 1 ईयर के अंदर इस सारे अपील को डिस्पोज करना है ताकि कम समय में ये जो भी ऐसे मुद्दे हैं उसको टैकल किया जा सके। डिसीजन जो है जो कैंसिल किया जा सकता है इसमें हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये भी इसमें देखा गया है PVPAT में, ठीक है। ये जो ट्रिब्यूनल इसमें बैठाया गया है। नेक्स्ट है राइट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर कौन कौन से राइट्स हैं, किसके किसके लिए हैं ये चीज़, तो ये ब्रीडर्स का राइट इसमें है। ये है कि ये एक्सक्लूसिव राइट है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोड्यूस किया जो भी ऐसे प्रोड्यूस करना है इनको, ठीक है, और सेल करना है मार्केट में, ठीक है, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ऐसे रिलेटेड है, ठीक है, इस वैरायटी के प्रोटेक्शन के लिए, तो इनको एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड किया गया है ब्रीडर्स को, ठीक है। उसी तरह से रिसर्चर्स का राइट का बात करते हैं तो इसमें रिसर्चर को एक बहुत ही ब्रॉड इसमें एक तरह से बोल सकते हैं राइट प्रोवाइड किया गया है। और इस राइट में इसमें ये फोकस किया गया है कि जो भी ऐसे रिसर्चर्स हैं वो अगर इसके लिए अगर बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के पर्पज़ से कर रहे हैं या फिर इस चीज़ को अलग जो रजिस्टर किया गया इसके वैरायटी को, तो उसको एक तरह से यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च में। तो इसके लिए इनको एक तरह से बोल सकते हैं रिजेम्पशंस दिया गया है, जो एक तरह से छूट दिया गया है। और उसी तरह से नेक्स्ट इसमें और इनको प्रोवाइड किया गया है कि जो भी ऐसे रिसर्चर्स होते हैं कि अगर अन्य कोई भी डिफरेंट अगर वैरायटी का है, ठीक है, वैरायटी का स्पीसीज है, वैरायटी का किस्म है, तो वो जो किसी भी और जैसे होता है कि अगर एक किस्म है उससे दूसरे चीज़ में या फिर जेनेटिकली या फिर किसी भी तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना, तो इनमें इनको राइट प्रोवाइड किया गया कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो इनमें एक ब्रॉड आइडिया, एक ब्रॉड एक्सपेरिमेंट के लिए इनको छूट दिया गया है रिसर्चर्स को इसमें, ठीक है। फार्मर्स का राइट का इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फार्मर्स का राइट कैसे कैसे हैं, क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। तो जो फार्मर हैं, ठीक है, इनके पास जो भी ऐसे अलग अलग डिफरेंट
एक तरह से बोल सकते हैं कि रजिस्टर हैं और कंजर्वेशन इनमें इसको प्रोवाइड किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो न्यू वैरायटी के लिए जो भी ऐसे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये चीज़ इसमें इनको राइट प्रोवाइड किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो फार्मर है वो सेव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर उसको लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको दोबारा लगा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ये यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, ताकि जो फार्म प्रोड्यूस है, ठीक है, उनका जो सेल करने का, शेयर करने का, वो ये सारी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है और अलग अलग वैरायटी का। और इस एक्ट में जो पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 का देखने को मिलता है, ये सारे चीज़ इसमें फार्मर के राइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो एक अच्छा है इसमें। नेक्स्ट है कि अब क्या इसमें एक और एक तरह से स्टेप लिया गया है। तो ये जो इसमें राइट प्रोवाइड किया गया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को ये मिल जाता है। यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि जो इस राइट है पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 का, ठीक है, तो इसमें जो भी ऐसे कोई भी ब्रांडेड सीड देखने को मिलता है, ठीक है, और या फिर इसके अलग अलग वैरायटीज़ के, तो उसको इनमें बेचने का, इनको सेल करने का अधिकार नहीं दिया गया है इस राइट के अंदर। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि वही आईपीआर का बात आ जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो इसके कारण से हो सकता है उसके उल्लंघन का है, तो इसलिए उनको अधिकार, ये राइट्स प्रोवाइड नहीं किया गया है फार्मर को। वैसे सारे ब्रांडेड और या फिर प्रोटेक्टेड जो भी वैरायटी हैं उसको सेल नहीं किया जा सकता है इन फार्मर के द्वारा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि इसी केस में जो भी ऐसे अलग अलग डिफरेंट किस्म के जो सीड होते हैं उसको और साथ ही साथ बात करते हैं कि अलग परफॉर्मेंस का, ठीक है, जो भी ऐसे वैरायटीज़ होते हैं, तो उसके लिए जो है ये फार्मर को ये कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है उनको एक तरह से मुआवजा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ इसमें एक तरह से प्रोविजंस रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन जो है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट, उसका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या है कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो है इसका जेनेसिस देखने का बात करते हैं, तो ये जो अडोप्ट किया गया 1961 में अडोप्ट किया गया था, ठीक है, और ये अडोप्ट किया गया था इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट के अंदर। और इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड ऑब्जेक्टिव जो है ये प्रमोट करती है वैसे सारे इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटीज़, जो कि बेसिकली सोसाइटी को प्रोवाइड एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वे सारे जो भी प्लांट का जो वैरायटीज़ हैं जो कि सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस हैं, उसको प्रमोट करना, उसको इफेक्टिवली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये चीज़ इसमें रखा गया है। इंडिया जो है इसमें जानने का खास बात यह है कि इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए मैटर करता है। आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ITPGRFA, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। तो जो अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट, ये अडॉप्ट किया गया दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट, ठीक है, तो इसके कारण से ये न्यूज़ में हो जाता है। तो हम लोग जान लेते हैं पहले, सबसे पहले कि GSFR है क्या। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है सेक्रेटेरिएट ऑफ, ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये आता है FAO के अंदर, तो इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है GSFR। तो ये चीज़ रहा। और इसमें जानने का बात ये है कि PGRFA जो कि तो एक रॉ मटेरियल है, ये FGRFA, ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल देखने को हम लोग को मिलता है, इसी के बेसिस पे और भी और जो अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स के वैरायटीज़ हैं उसका एक तरह से बोल सकते हैं ये एक मूल, एक तरह से एक बेस हो जाता है इसके, इन सारे अलग अलग क्रॉप वैरायटीज़ के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है और इसमें सारे वैसे सीड्स इंक्लूड हो जाते हैं और भी अदर जेनेटिक मटेरियल हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं FGRFA के अंदर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ में इसका की हाईलाइटेड जो है ये दिल्ली फ्रेमवर्क में क्या अडॉप्ट किया गया। तो जो ये बात करते हैं हम लोग फंक्शनल सिनर्जी अक्रॉस डिफरेंट यूनियन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अलग अलग UN इंस्ट्रूमेंट में एक सिनर्जी लाया गया इस बीच में, जो कि इसमें इंक्लूड होता है ITPGRFA, CBD, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, UNDRIP एक्सेट्रा। ये सारे चीज़ के, इन सारे जो भी अलग अलग UN
इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट हैं एक तरह से, तो ये इंस्ट्रूमेंट ही हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। तो इस बीच में इनको एक इनके बीच में सिनर्जी प्रोवाइड किया गया ताकि ये जो गोल रखा जाएगा इस दिल्ली फ्रेमवर्क में उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। और इसमें बेसिकली जो फार्मर्स के राइट होते हैं उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, इस चीज़ में इसका स्टेप लिया गया इस दिल्ली फ्रेमवर्क के अंदर। और ये इस्टेब्लिश करता है और फार्मर को सपोर्ट भी करता है। जैसे कि बात करते हैं फार्मर मैनेज सीड्स सिस्टम फॉर ट्रेडिशनल वैरायटी, जो भी ऐसे ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिशनल वैरायटीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के सीड्स का बात करते हैं तो वो अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग वेदर के लिए वो रेसिस्टेंट रहते हैं। वो थोड़ा सा एक तरह से ज़्यादा तुरंत ही वैसे उसका इफेक्ट इन्वायरमेंट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस पे नहीं पड़ता है उन सीड्स पे। तो इसके कारण से उनके जो भी ऐसे सीड्स मैनेजमेंट है ट्रेडिशनल वैरायटीज़ का, तो उनके लिए प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो इसमें देखने को हम लोग को मिल जाता है। और साथ ही साथ फार्मर सेंट्रिक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्ड करना इसमें एडप्ट किया गया था। तो ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है, आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं ITPZRFA का, ठीक है, जो कि सीड ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सीड ट्रीटी के नाम से कौन सा जाना जाता है, किसे बोलते हैं। तो ITPZRFA एंड ये जो है एक तरह से इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है, जो कि कंजर्व करता है और साथ ही साथ यूज़ और मैनेज करता है PZRFA, ये भी पूरे वर्ल्ड में। तो ये चीज़ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट देखने को ये मिल जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है और जो कि अडॉप्ट किया गया था 2001 में, उस जो एक्ट अभी हम लोगों ने देखते आया। और ये करता है, ये फोर्स में कब आता है, तो 2004 में ये देखने को मिलता है। और जानने का बात यह है कि इंडिया इसका पार्टी, इसका एक मेंबर है। इसमें और जानने को ये है कि जो भी ऐसे अलग अलग तरह के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट में, ठीक है, तो वो जो शेयर करते हैं अपना प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का, उसको पॉसिबल बनाना, और साथ ही साथ यूनिक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के अंदर, तो ये जो MLS सिस्टम जो है, इसके अकॉर्डिंग जो भी ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं अलग अलग बॉर्डर, अक्रॉस बॉर्डर, तो उनको एक पॉसिबल बनाना, वो चीज़ इसमें देखने को मिल जाता है। आगे है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ये गाइडेंस इसमें इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, जो स्वेलवार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक तरह से गाइडेंस इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो सीड वॉल्ट जो है, ये 15th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया 2023 में। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा देख सकते हैं। ये इस्टेब्लिश करते हैं फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे। तो ये हम लोग को जानने का ज़रूरी है कि ये किसके द्वारा, ये फुली फंडेड किसके द्वारा है, तो नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा ये फुली फंडेड है। मतलब ये फुली फंडेड कब था, जब ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया गया था। तो उस समय जो कि मतलब ये इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो ये भी है नॉर्वे का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉर्वे को ही बोलेंगे। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ अदर इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हैं और कुछ कुछ इनिशिएटिव जो हैं जो कि लिए गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को लेकर के। तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो है ये न्यूज़ में रहा, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो जो वर्ल्ड का हेरिटेज साइट है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि लेस देन 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें पाया गया, इस अलग अलग जो रिसर्च हुआ तो पाया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है ये लेस देन 1% जो है ये अर्थ सरफेस पे हम लोग को देखने को मिला। बट मतलब इसका सबसे बड़ी खास बात ये है कि 1% होने के बावजूद भी ये 20% प्लैनेट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक हार्बर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब पूरे अगर बायोडाइवर्सिटी में बात करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी किसी स्पेसिफिक जगह को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वे 1% ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी में। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, ठीक है। तो ये बात करते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन 1972, मतलब जो भी ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इंक्लूड किया जाने लगा 1972 के अंदर, जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है उसके अंदर उस समय से इसको इंक्लूड किया जाने लगा। और राइट्स जो है ये सिलेक्ट किया जाता है, वैसे 3 कैटेगरीज में इनको ये साइट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो ये साइट से देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड, तो इन 3 एरिया में देखने को मिलता है। और हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट का बात करते हैं तो केवल एक ही देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं, ये 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है। एंड 34 जो है ये कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 जो है इसमें
मिक्स टाइप के देखने को मिलता है ये इंडिया में। इसका अगर हम लोग बात करते हैं 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, इसका क्या क्या इसमें उद्देश्य और ये चीज़ रखे गए हैं। तो ये जो है ये रिकॉग्नाइज करता है वैसे सारे जो अलग अलग हैं, जैसे पीपल के इंटरेक्शन को लेकर के बात करते हैं जो कि नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, और उनके जो फंडामेंटल नीड जो है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उन दोनों के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए एक मेन इनका प्रिंसिपल है, फोकस है। आगे देखते हैं जैसे कि पार्टी जो है एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, पार्टी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है इसमें। तो इसमें 195 स्टेट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि इंडिया भी इसमें एक पार्ट है, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसमें देखने को मिलता है इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में। स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव जो है इसमें 5 C's देखने को मिलता है, जैसे कि क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़। तो ये सारे इसमें देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं ब्राज़ीलियन समिट ऑफ और समिट ऑफ द 3 बेसिन्स, तो इसी का डबल नाम है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, ये क्या है, इस समिट अभी अभी ब्राज़ाविले में देखने को मिला, ठीक है, ये कैपिटल ऑफ कॉन्गो है, ठीक। तो ये इसका क्या है, ये क्यों किया गया था इस समिट को। तो इसमें प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन को लेकर के इसमें जो भी ऐसे अलग अलग 3 इकोलॉजिकल लंग्स हैं प्लैनेट्स का, उस पर ये फोकस किया गया है। और 3 इकोलॉजिकल लंग्स किसको बोलते हैं ये हम लोग अभी देखते हैं आगे। ये 3 जो बेसिन है इसको एक तरह से इकोलॉजिकल लंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे है कॉन्गो बेसिन्स, ठीक है। कॉन्गो बेसिन्स जो कि ये फैला हुआ है कैमोरीन में, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इन सारे एरिया में, ग्यूना में, गैबन में ये देखने को मिल जाता है, जो कि इकोलॉजिकल लंग्स इसको बोला जाता है। अमेजन बेसिन भी इसमें ये एक्सटेंड करते हैं 9 कंट्रीज़ में, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में देखने को हम लोग को मिल जाता है, और इसका एक्सटेंशन जो है ये 9 कंट्रीज़ में देखने को मिलता है साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ में। एक है बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन, तो ये भी एक तरह से इसमें इंक्लूड होता है। ये जो 3 ग्लोबल इकोसिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये 80% वर्ल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ 2/3 ऑफ जो अर्थ बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे हम लोग को फाइंड होते हैं। तो समझ सकते हैं आप इसका कितना ये इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से ये तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरमेंटल, ठीक है, SAFE, सेफ। तो ये क्या है, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशंस एंड कोऑर्डिनेशन बाय UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया सेफ, और इसका एम क्या था, तो जो लिंक प्रोवाइड करना वैसे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग और जूनोटिक डिजीज़ के बीच में, ताकि फ्यूचर पेंडेमिक को प्रिवेंट किया जा सके, उसको लेकर के ये स्टेप लिया गया सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, तो चाइना है, थाईलैंड है, वियतनाम एंड लाओस जो है, जो कि इनिशियल कंट्रीज जो है ये सिलेक्ट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट सर्वे के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाता है, मतलब अभी इंडिया का मतलब उतना वो नहीं है यहाँ पे देखने को। और बेलेम डिक्लेरेशन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है बेलेम डिक्लेरेशन। तो मेंबर कंट्रीज जो हैं अमेजन कॉपरेशन ट्रीटीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ACTO, तो उन्होंने साइन किया बेलेम डिक्लेरेशन, जो कि ब्राज़ीलियन सिटी ऑफ बेलेम में है। तो ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में देखने को मिलता है, ये बेलेम डिक्लेरेशन हुआ। एंड ACTO जो है ये एक तरह से ये इंटर गवर्नमेंटल सोशियो इन्वायरमेंटल ब्लॉक जो है ये किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसमें जो है बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर, गिनिया, ठीक है, इसी तरह से पेरू, सूरीनाम, ठीक है, एंड अलग अभी वेनेजुएला, ये सारे मेंबर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। बेलेम डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो कि इसका एक तरह से इन्वॉल्वमेंट इसमें एक उनको इंक्लूड किया गया डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इनको बहुत अच्छे तरह से पता है इंडिजिनस पीपल को, जो भी ऐसे बायोडाइवर्सिटी उनके चारों तरफ देखने को मिलते हैं, उनका नेचर क्या है, वो कैसे एक्सटिंक्ट होते हैं, कैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं। तो इस कारण से उन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला बेलेम डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट है कि ये कमिट प्रोवाइड किया, ठीक है, तो जो भी ऐसे जैसे कि अमेजन अलायंस टू फाइट डिक्लेरेशन, तो इसमें अलग अलग तरह से इसमें इसको इंक्लूड किया गया। आगे है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो ये क्या है इसमें हम लोग देख लेते हैं।